हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे चैप्टर 8 सीआरपीसी, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर। ये चैप्टर सेक्शन 106 से लेकर के 125 या 126 तक है। इस चैप्टर को हम लोग दो पार्ट में करेंगे ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए। सो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 106 से। सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस ऑन कन्विक्शन। सब सेक्शन 1 बोलता है व्हेन एनी कोर्ट ऑफ सेशन और कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास convicts a person of any of the offence specified in subsection 2 or of abating any such offence and is of opinion that it is necessary to take security from such person for keeping the peace, the court may, at the time of passing sentence on such person, order him to execute a bond with or without sureties for keeping the peace for such period not exceeding 3 years as it thinks fit. इसके इंपॉर्टेंट पार्ट जो है पहले सबसे पहले उनको देखते हैं कि ये ऑर्डर किन लोगों पे एप्लीकेबल है। तो अगर किसी आदमी को कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा या कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के द्वारा उनके द्वारा अगर उन नीचे जो हमारे सब सेक्शन 2 में आने वाले जितने भी ऑफेंसेस हैं इनमें से किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया गया है या उस पे चाहे या तो उसने वो ऑफेंस किया हो या फिर उसने उसके ऊपर अबेटमेंट का ऑफेंस हो। अबेटमेंट मतलब जब आप किसी दूसरे को उकसाते हैं या उसमें उसकी मदद करते हैं ताकि वो आदमी कोई दूसरा आदमी उस ऑफेंस को करे, उसको इंसाइट करना, उसको इंड्यूस करना, ये सब चीज अबेटमेंट में आती हैं। तो जब कोर्ट किसी को इन कोई भी ऐसे क्राइम को करने के लिए या फिर उसके अबेटमेंट के लिए अगर उसने कभी भी कन्विक्ट किया है और अभी जो उसके सामने मैटर है कोर्ट के सामने, कोर्ट को ऐसा लगता है, उसके पास ये रीजन है बिलीव करने की कि इस आदमी से एक सिक्योरिटी जरूरी है कि वो उससे लिया जाए ताकि वो एक पीस बना करके रखे। तो उस केस में कोर्ट उस आदमी को बोल सकती है कि वो उसको ऑर्डर दे सकती है कि ऑर्डर हिम टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड, एक बॉन्ड इशू करने के लिए, साइन करने के लिए उसको बोल सकती है विद और विदाउट श्योरिटीज, जिसमें श्योरिटीज हो भी सकते हैं, नहीं तो और वन से ज्यादा श्योरिटीज जो हैं वो उसमें मेंशन किए जा सकते हैं फॉर कीपिंग अ पीरियड ऑफ कीपिंग अ पीस फॉर सच पीरियड, जो टर्म मैक्सिमम 3 साल हो सकता है। तो इसको एग्जांपल से आप ऐसे समझिए कि अगर कोई आदमी है जिसके ऊपर ऑलरेडी जो पहले से कन्विक्टेड है, जो हम सब सेक्शन 2 में पढ़ेंगे कौन कौन से ऑफेंसेस आते हैं उन सभी से रिलेटेड, और उस आदमी के ऊपर में अभी फिलहाल ऐसे कुछ सिचुएशन आ रही है जैसा कोर्ट को ये लगता है कि इस आदमी को ये कहा जा सकता है कि ये आदमी एक सिक्योरिटी एक एग्जीक्यूट करे, एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करे ताकि समाज में पीस बना के रखे, और ये पीरियड 3 साल से ज्यादा का उसको बॉन्ड बनाने के लिए नहीं कह सकती है कोर्ट। और इस ऑर्डर में इस बॉन्ड एग्जीक्यूट करने में उसको ये कोर्ट की तरफ से मेंशन करना होगा कि वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे कि समाज में पीस, जो समाज में शांति व्यवस्था है, कानून व्यवस्था जो है, वो उसको भंग करने का वो कभी भी उसमें हिस्सेदारी नहीं करेगा या कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे कि समाज की व्यवस्था भंग होती है। और ये बॉन्ड वो 3 साल के लिए से ज्यादा के लिए नहीं कर सकता। मैक्सिमम पीरियड इसके लिए कोर्ट उसको 3 साल के लिए कर सकती है। लेकिन अगर आप ये सोचिए कि ये प्रोविजन अपने आप में काफी ज्यादा परेशानीदायक है। हर किसी को बुला करके अगर कोर्ट ये कहने लगे कि तुम ये बॉन्ड करो कि तुम 3 साल तक अगले किसी भी ऐसे काम में शामिल नहीं होगे जो जिससे कि समाज में शांति व्यवस्था भंग होती है, तो बहुत परेशानी आ जाएगी। इसलिए ये इसको लिमिट किया गया है सिर्फ उन लोगों के ऊपर कि जिनको की कोर्ट ऑफ सेशन और कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जेएमएफसी जिनको हम बोलते हैं, उनके द्वारा उनको कन्विक्ट किया गया है वो ऑफेंसेस करने के लिए या फिर उस ऑफेंसेस के अबेटमेंट के लिए, उन्हीं पर ये एप्लीकेबल होता है। और वो भी तब जब अभी ऐसे कुछ सिचुएशन बन रहे हो जहां कोर्ट को ये लगता है कि अगर ये बॉन्ड बना लिया जाए तो हमारी शांति व्यवस्था भंग ना होगी, और उसमें भंग करने में कोई आदमी अगर काम करने वाला है तो उसको पहले से एक चेतावनी मिल जाएगी कि अगर मैं करूंगा तो कोर्ट को ये जानकारी है कि यहाँ पे ये काम हो रहा है। तो ये उस तरह का एक प्रोहिबिटरी सेक्शन है जो किसी को कोई काम करने से मना करता है। तो उसके लिए यहाँ पर एक ये बॉन्ड बना करके देना होता है। बॉन्ड जब का पीरियड अगर कंप्लीट हो जाता है और अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है उस आदमी के ऊपर में, तो उसका बॉन्ड जो होता है वो उसको हटा दिया जाता है, नल एंड वॉइड हो जाता है, सिक्योरिटी जो होती है उसको रिलीज कर दी जाती है। ये हमारा सेक्शन 106A है जो काम करता है जो ऑलरेडी कन्विक्टेड जिनको है या फॉर ऑफेंस या ऑफेंस के अबेटमेंट के लिए, उनके लिए।
सबसेक्शन 2 बोलता है द ऑफेंसेस जो इसमें कवर्ड है वो है एनी ऑफेंस पनिशेबल विद द चैप्टर 8 ऑफ आईपीसी अदर देन द ऑफेंस पनिशेबल विद द सेक्शन 153 और 153 बी और सेक्शन 154। तो जो भी चैप्टर 8 में आने वाले जितने भी आईपीसी के सेक्शंस हैं उन सभी पर ये के ऑफेंस होता है लागू। इसके बाद दूसरा बोलता है एनी ऑफेंस विच कंसिस्ट ऑफ और इंक्लूड्स असॉल्ट और यूजिंग क्रिमिनल फोर्स और कमिटिंग मिसचीफ। कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसमें जो कि असॉल्ट से हो, मारपीट का हो, किसी क्रिमिनल फोर्स को यूज करने का हो, किसी ने यूज किया हो, या फिर कोई मिसचीफ करने का अगर किसी ने कोशिश की है या उसको मिसचीफ किया है या उसका अबिटमेंट किया है वो इसमें इंक्लूडेड है। एनी ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन, जो क्रिमिनल इंटिमिडेशन का एक प्रोविजन सेक्शन हमने आईपीसी में पढ़ा है, वहां अगर उसके कैटेगरी में अगर वो ऑफेंस आता है तो। चौथा एनी अदर ऑफेंस विच कॉज्ड और वाज इंटेंडेड और नोन टू बी लाइकली टू कॉज ब्रीच ऑफ पीस, या कोई भी ऐसा काम जिससे कि दंगा फसाद या कोई भी ऐसा काम जो कि जिससे कि लगता हो कि ये काम करने से समाज में पीस जो है वो भंग हो सकती है, तो वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती है। ये सबसेक्शन 2 बताता है क्या क्या इंक्लूडेड है इस सिक्योरिटी के लिए। सबसेक्शन 3 कहता है इफ द कन्विक्शन इज सेट असाइड ऑन अपील और अदरवाइज द बॉन्ड सो एग्जीक्यूटेड शैल बिकम वर्ड। लेकिन अगर जो कन्विक्ट किया गया था उसके अगेंस्ट किसी ने अपील किया था, इसके बीच में कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि आपको एक बॉन्ड आकर के साइन करना है कि आप पीस मेंटेन करके रखोगे। इसके बाद जब हायर कोर्ट का ऑर्डर आया और वहां पे वो ये कहा गया कि ऑन अपील की ये कन्विक्शन गलत है और उसको सेट असाइड कर दिया गया, तो बॉन्ड जो एग्जीक्यूट किया गया था वो भी वॉइड हो जाएगा। सबसेक्शन 4 बोलता है एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन में आल्सो बी मेड बाय एन एपेलेट कोर्ट और बाय अ कोर्ट व्हेन एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ रिवीजन। और ये जो पावर है वो एपेलेट कोर्ट के पास पे भी होता है या फिर अगर रिवीजन के लिए किसी कोर्ट में सबमिट किया गया है वहां पे भी ये एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट सेक्शन है 107 सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस इन अनदर केसेस, अदर केसेस, जहां पर अभी हमने बात किया कन्विक्टेड होने चाहिए चैप्टर 8 के क्राइम्स, मिसचीफ, जो क्रिमिनल फोर्स, असॉल्ट, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, ये सारी चीजों से रिलेटेड अगर मैटर्स के हो और उसमें वो आदमी कन्विक्टेड हो या फिर वो अटेम्प्ट करने के लिए उसके उसके ऊपर कुछ फाइन लगा हो या उसके ऊपर कोई धारा लगी हो। अभी हम पढ़ते हैं इसके अलावा बाकी केसेस जहां पर की सिक्योरिटी करने के लिए बोला जा सकता है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा, मजिस्ट्रेट का डिफरेंस आएगा, जो मैटर्स जो इसमें इंक्लूडेड है उसका डिफरेंस आएगा, और जो टर्म जो मेंशन किया गया है इन तीन चीजों का डिफरेंस आएगा। तो सबसे पहला कौन कर सकता है, व्हेन एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट receives information that any person is likely to commit a breach of peace or disturb the public tranquility or to do any wrongful act that may probably occasion a breach of peace or disturb the public tranquility and is of opinion that there is a sufficient ground for proceeding, he may, in the manner herein provided, require such person to show cause why he should not be ordered to execute a bond with or without sureties for keeping the peace for such period not exceeding 1 year as the magistrate thinks fit। जैसा मैंने बताया पहला डिफरेंस यहाँ पे कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। कब करेगा, तो जब उसके पास किसी ने कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हो कि ये कोई आदमी है या कुछ लोगों का ग्रुप है जो कि इस लोकेलिटी में पीस को ब्रीच करने वाला है या वहाँ की पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब करने वाला है, वो कोई ऐसा काम करने वाला है जिससे समाज की शांति व्यवस्था, नियम कानून, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो उसमें डिस्टर्बेंस पैदा करने वाला है, और उसके पास ये सफिशिएंट ग्राउंड होना चाहिए इस प्रोसीडिंग के लिए। जब उसके पास ऐसा होगा तो उस केस में वो उस आदमी को बोलेगा कि एक शो कॉज नोटिस जारी करेगा मजिस्ट्रेट, शो कॉज नोटिस, जिसमें ये उससे कहा जाएगा कि आप ये बताओ कि आपके अगेंस्ट ये बॉन्ड एग्जीक्यूट क्यों नहीं किया जाए, और उस जो बॉन्ड विथ या विदाउट श्योरिटी हो सकता है और इसका मैक्सिमम पीरियड 1 साल हो सकता है। तो अभी अब इसके हिसाब से अगर हम दोनों सेक्शन को कंपेयर करें तो सबसे पहला इसमें डिफरेंस आता है वहां पे कोर्ट ऑफ सेशन और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, इनके द्वारा कोई कन्विक्ट होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा कोई सेक्शन नहीं है 107 में, ये किसी भी आदमी को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कह सकता है, प्रीवियस कन्विक्शन जरूरी नहीं है। दूसरी चीज वहां पे कोर्ट ऑफ सेशन और जेएफसी थे, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है। तीसरी चीज है यहाँ वहां पे उसको बॉन्ड बनाने का ऑर्डर दे सकते हैं, यहाँ पर उसको पहले शो कॉज नोटिस जो जारी होगा कि ये बताने के लिए कि आपके खिलाफ बॉन्ड क्यों नहीं बनाया जाए, और लास्ट डिफरेंस है कि वहां पर 3 साल तक का पीरियड हो सकता है, यहाँ पे मैक्सिमम 1 साल का पीरियड हो सकता है।
Subsection 2 कहता है proceeding under this section may be taken before any executive magistrate when either the place where the breach of peace or disturbance is apprehended is within his local jurisdiction, or there is within such jurisdiction a person who is likely to commit a breach of peace or disturb the public tranquility or to do any wrongful act as aforesaid beyond such jurisdiction. और जो हमने अभी बात किया, ये प्रोसीडिंग एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो करेंगे ये कभी भी कर सकते हैं जब या तो उनके ये जो पीस जहां पर डिस्टर्ब होने वाला हो वो उनके लोकल जुरिस्डिक्शन में होना है, या फिर कोई आदमी है जो इस तरह के जुरिस्डिक्शन में हो जो कहीं दूसरी जगह जाकर के वो अगर वो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी या पीस को ब्रीच करने वाला हो। इन दोनों ही मैटर में ये उनके पास ये अथॉरिटी होती है। ये था हमारा सेक्शन 107। 108 सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम पर्संस डिसेमिनेटिंग सेडिशियस मैटर। सबसेक्शन 1 कहता है व्हेन एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रिसीव्स इंफॉर्मेशन दैट देयर इज विद इन हिज लोकल जुरिस्डिक्शन एनी पर्सन हु within or without such jurisdiction either orally or in writing or in any other manner intentionally disseminates or attempts to disseminate or abates the dissemination of कौन सी चीजें। तो सबसे पहला any matter the publication of which is punishable under section 124A, section 153A और section 153B, section 295A of IPC। तो इसमें से कोई भी एक मैटर रहेगा उस पे ये एप्लीकेबल है। इसके बाद आता है एनी मैटर कंसर्निंग द जज एक्टिंग और purporting to act in the discharge of his official duties which amounts to criminal intimidation और defamation under IPC। तीसरा, ये दो मैटर्स जो होंगे उसके लिए अगर कोई आदमी ओरली या इन राइटिंग अगर किसी भी तरीके से इंटेंशनली अगर वो डिसेमिनेट करने की कोशिश करता है या अबेट करता है तो उस केस में वहां पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उसको ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि उसके लोकल जुरिस्डिक्शन में ऐसा होने वाला है। पहला केस ये होता है। दूसरा होता है जहां पर कोई आदमी उसको ऐसा करने वाला हो कि वो he makes, produces, publishes, keeps for sale, import, export, conveys, sells or lets to hire, distributes, publicly exhibits any other manner put into circulation an obscene matter which is referred in the section 292 of IPC। तो पहला सेक्शन डील करता है जहां पर कि डिफेमेशन के मैटर्स होते हैं, लिबेलस मैटर्स होते हैं, सेडिशियस के मैटर्स होते हैं जहां पर अगर कुछ ऐसा वर्ड्स बाय वर्ड्स एक्सप्रेशंस अगर वो इंसाइट किया जा रहा हो वायलेंस ताकि सरकार के खिलाफ राजद्रोह करने की कोशिश की जा रही हो, इन सारी चीजों के लिए हो, या फिर किसी जज के वो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में अगर काम कर रहा है और उसको डिफेम करने के लिए अगर कुछ कोई लिखता है बाय ओरली या राइटिंग में वो मेंशन करता है, ओरली मतलब बाय स्पीच वो अगर मेंशन करता है, या एनी अनदर मैनर का मतलब बाय कार्टून, बाय पिक्चर, बाय पैम्पलेट, इस तरह से किसी तरीके से अगर वो करता है तो पहली कैटेगरी वो हो गई। और दूसरी कैटेगरी जहां पर कि ऑब्सीन मैटर से रिलेटेड होता है कि कोई भी ऐसी बुक्स या कोई भी पिक्चर्स या मैगजीन उनको अगर कोई मेक करता हो, प्रोड्यूस करता हो, पब्लिश करता हो, उसको बेचने के लिए अपने पास रखता हो, इंपोर्ट करता हो, बाहर से कहीं से लेके आता हो, बाहर कहीं एक्सपोर्ट करता हो, एक जगह से दूसरे जगह उसको ट्रांसपोर्ट करता हो, बेचता हो, भाड़े पे देता हो, डिस्ट्रीब्यूट करता हो या पब्लिकली उसका एग्जीबिशन करता हो, इसमें से कोई भी ऐसा चीज काम करता हो वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो इन दोनों ही कंडीशन में जब किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ये इंफॉर्मेशन मिलती है उसके लोकल जुरिस्डिक्शन के लिए, तो वहां पर वो किसी आदमी को कह सकता है कि जो भी आदमी रिक्वायर हिम टू शो कॉज व्हाई ही शुड नॉट बी ऑर्डर टू एग्जीक्यूट अपॉन, उससे पूछा जा सकता है कि तुम बताओ कि ये शो कॉज नोटिस उसको जारी हो सकता है कि वो अपना पक्ष रखे कि बॉन्ड क्यों नहीं इशू किया जाए उसके खिलाफ गुड पीस को, गुड बिहेवियर को मेंटेन करने के लिए, जिसका मैक्सिमम ड्यूरेशन 1 साल हो सकता है, जैसा कि वो मजिस्ट्रेट को जितने दिन के ड्यूरेशन के लिए उसको ठीक लगे, लेकिन मैक्सिमम ड्यूरेशन 1 साल हो सकता है। तो कभी भी किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अगर ऐसा लगता है कि कोई किसी जगह पर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन उसको मिलती है और उस इंफॉर्मेशन को वो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन होना चाहिए, उसके पास सफिशिएंट रीजन होना चाहिए उस बिलीव करने के लिए कि ये इंफॉर्मेशन सही है, कि कोई आदमी है जो आइदर ओरली या इन राइटिंग या किसी दूसरे तरीके से कुछ ऐसा पब्लिश करने वाला है, या जो मैटर है जो 124A, 153A, 153B या 295A के अगेंस्ट हो आईपीसी के, या फिर वो किसी जज के किसी बिहेवियर या उनके खिलाफ कोई डिफेमेशन के डिफेमेटरी कुछ मैटर हो या इंटिमिडेशन का मैटर हो, तो ये पहला केस हुआ। दूसरा हुआ जिसमें कि कोई ऑब्सीन मैटर से रिलेटेड अगर उसके सेल प्रोडक्शन और ये बाकी जितने उससे रिलेटेड काम होते हैं उसमें कोई डील करता हो, तो वहां मजिस्ट्रेट उसको बोल सकता है कि 1 साल का बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के लिए, ताकि वो ऐसा काम नहीं करेगा और अपना गुड बिहेवियर मेंटेन करेगा 1 साल तक के लिए।
तो यहाँ पर पब्लिक पीस की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर पर्सनल गुड बिहेवियर की बात की जा रही है जो टुवर्ड्स द सोसाइटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट सब सेक्शन आता है 2, नो प्रोसीडिंग शैल बी टेकन अंडर दिस सेक्शन अगेंस्ट एनी एडिटर, प्रोप्राइटर, printer, publisher of any publication registered under or edited, printed or published in conformity with the rules laid down in the Press and Registration of Books Act with reference to any matter contained in such publication except by an order in by under the authority of the state government or some officer empowered by the state government in this behalf। कोई भी प्रोसीडिंग इसमें किसी एडिटर, प्रोप्राइटर, प्रिंटर और पब्लिशर जो लोग इन सारे कामों में रिलेटेड हैं, उनके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग तब तक नहीं चलेगी जब तक कि इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट की जो रिक्वायर्ड अथॉरिटी होती है उनसे कि उनके तरफ से ऑर्डर नहीं आता है। तो ये था हमारा 108। सेक्शन 109, सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सन। यहाँ सेक्शन कहता है कि व्हेन एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जब किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उसके लोकल जुरिसडिक्शन में कोई आदमी है जो कोई ऐसा प्रिकॉशन ले रहा है टू कंसील हिज प्रेजेंस, अ पर्सन इज टेकिंग प्रिकॉशन टू कंसील, वो अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा है, एंड दैट इज द पर्सन टू बिलीव दैट ही इज डूइंग सो विद अ व्यू टू कमिटिंग अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, और वो ऐसा कर रहा है ताकि वो कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कर सके, एंड द मजिस्ट्रेट मे इन द मैनर हियरिन आफ्टर प्रोवाइडेड require such person to show cause why he should not be ordered to execute a bond with or without sureties for his good behavior for such period not exceeding 1 year। तो कभी किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कोई आदमी अपने आप को छुपा कर रखे हुए है और ये इसलिए वो कर रहा है ताकि वो कोई ऑफेंस कमिट करने वाला है जो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, तो उस केस में उस आदमी के लिए एक शो कॉज नोटिस जारी कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये पूछते हुए कि आप बताइए कि आपके खिलाफ क्यों नहीं ये बॉन्ड इशू किया जाए विद और विदाउट श्योरिटी, और जिसका मैक्सिमम ड्यूरेशन बॉन्ड का 1 साल हो सकता है। 110, सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर्स। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं ऐसे लोग जिनको हैबिचुअल ऑफेंडर्स की कैटेगरी में रखा जाता है। पहला इसमें सेक्शन बोलता है व्हेन एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रिसीव्स इंफॉर्मेशन दैट देयर इज विद इन हिज लोकल जुरिसडिक्शन अ पर्सन, कि एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को इंफॉर्मेशन मिलती है कि उसके लोकल जुरिसडिक्शन में कोई आदमी है जो बाय हैबिट, वो आदतन या तो रॉबर है, हाउस ब्रेकर है, थीफ है या फॉर्जर है। आदतन का मतलब जिसके पास, जिसके लिए प्रीवियसली कई बार जिसके लिए कन्विक्शन हो चुका है इन चीजों के लिए, और बाय हैबिट अ रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी नोइंग द सेम टू बी हैव स्टोलन, और वो हैबिचुअली उसने वो पहले कई बार चोरी के सामानों के खरीद फरोख्त में वो शामिल रहा है। हैबिचुअली प्रोटेक्ट्स और हार्बर्स थीव्स, वो प्रोटेक्ट करता है और थीव्स को छुपा के अपने पास रखता है, उनको शरण देता है, उनको खाना पीना खिलाता है, उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है और हर जरूरी चीज उनको प्रोवाइड करता है, और एड्स इन कंसीलमेंट और डिस्पोजल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, या फिर वो स्टोलन प्रॉपर्टी को छुपाने और उसको डिस्पोज करने में मदद करता हो। Habitually commits or attempts to commit or abates the commission of offense of kidnapping, abduction, extortion, cheating, mischief, इसमें से कोई, या फिर चैप्टर 12 आईपीसी के अंडर में आने वाले कोई भी जो प्रोविजंस है उनमें से कोई भी काम करने वाले जो लोग हैं, अगर वो मल्टीपल कन्विक्शन होते हैं तो उनको हैबिचुअल ऑफेंडर कहा जाता है। पांचवा, हैबिचुअली कमिट्स और अटेम्प्ट्स टू कमिट्स और अबेट द कमीशन ऑफ ऑफेंसेस इन्वॉल्विंग द ब्रीच ऑफ पीस, अगर वो समाज की शांति व्यवस्था, दंगे फसाद में उनका अगर मल्टीपल कन्विक्शन रहता है, ऐसे लोग हैं। नेक्स्ट है हैबिचुअली कमिट्स और अटेम्प्ट्स टू कमिट कमीशन ऑफ कौन कौन सी चीजें, जिसमें पहला है एनी ऑफेंस अंडर द एनी ऑफ द फॉलोइंग, ये जो ए से लेकर के एच तक मेंशन है इसमें से कोई भी हो, यानी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट हो, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट हो, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड फैमिली पेंशन फंड एक्ट हो, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट हो, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट हो, अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट हो, कस्टम्स एक्ट, फॉरेनर्स एक्ट। ये सारे ऑफेंस से रिलेटेड होने का मतलब है कि वो आदमी या तो दवाओं या उसकी जमाखोरी और उसको गलत दवाओं के बनाने उनके उससे इन्वॉल्व हो, जो फॉरेन एक्सचेंज होते हैं उनके ट्रांजेक्शन को गलत तरीके से करता हो, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड को लेकर के उसने कुछ गलत किया हो, फूड एडल्ट्रेशन जो खाने में मिलावट का जो चीज होती है उसके जो एक्ट्स है तो वो कवर्ड होते हैं प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के अंडर में। एसेंशियल कमोडिटीज डिफाइन करती हैं कि कौन कौन सी चीजें एसेंशियल होती हैं और उनके ट्रांसपोर्ट, उनके सेल, उनके प्रोक्योरमेंट, इनसे रिलेटेड सारे प्रोविजंस एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में आते हैं। अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस जो कि हमारे छुआछूत और एक समाज दूसरा समाज, दलित समाज और गैर दलित समाज के बीच का जो कन्फ्रंटेशंस होते हैं, कोई किसी को अगर कुछ ऐसा बोलता है जो कि जातिवाचक सूचक
जिससे कि उसको या उसको प्रमोट करता है इस तरह की चीज़ों को, वो सारी चीज़ें आती हैं अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 के अंडर में। कस्टम्स एक्ट के अंडर में जो अगर इलीगली अगर बिना कस्टम्स के परमिशन के सामानों का क्रय विक्रय करता है या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, स्मगलिंग जिसको हम कहते हैं, या फिर फॉरेनर्स एक्ट के अंडर में आने वाले जितने प्रोविजंस होते हैं, इनको अगर कोई आदमी इसमें इन्वॉल्व हैबिचुअली रहा हो, मल्टीपल कन्विक्ट्स रहा हो, उन पे ये एप्लीकेबल है। और दूसरा, एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर एनी अदर लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग और प्रॉफिटेरिंग और एडल्ट्रेशन ऑफ फूड और ड्रग्स और ऑफ करप्शन। या फिर कोई दूसरा आदमी है जो कि किसी भी सामान को जमाखोरी के लिए, आपने सुना होगा इस सामान, इस तरह के सामानों की किल्लत हो जाती है, मार्केट में मिलता नहीं है ताकि उसके प्राइसेस बढ़ जाएं, तो वो होर्डिंग उसके लिए काम करता है, होर्डिंग के लिए लोग उस पर काम करते हैं, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए कानून बने हुए हैं। प्रॉफिटेरिंग या एडल्ट्रेशन ऑफ फूड, खाने में मिलावट की चीजें या ड्रग्स में मिलावट की चीजें जो होती हैं, उन सारी चीजों को ध्यान में, उनके लिए अगर कोई ऑफेंस करता है और मल्टीपल टाइम उसने ऑफेंस किया है, तो उन पे ये एप्लीकेबल है। एंड इज सो डिस्परेट और डेंजरस टू रेंडर हिज बीइंग एट लास्ट विदाउट सोसाइटी हजार्डस टू द कम्युनिटी। या फिर इन सभी के अलावा भी अगर वो आदमी ऐसा समझा जाता हो कि वो इतना डेस्परेट है या फिर वो इतना डेंजरस है कि वो पूरे सोसाइटी को के लिए एक हजार्डस माना जा सकता है, पूरी कम्युनिटी के लिए, तो इन सारे केसेस में जब मजिस्ट्रेट को ऐसा लगेगा कि कोई आदमी है जो ये सब चीजों से हैबिट उनका रहा है और वो पाया जाता है, वो देखा जाता है, तो उस केस में उस आदमी को के लिए एक शो कॉज नोटिस जारी किया जा सकता है कि वो उसको बॉन्ड क्यों नहीं एग्जीक्यूट करने को कहा जाए विथ श्योरिटीज फॉर गुड बिहेवियर फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years। तो यहाँ पे भी अगेन हमको 3 साल के लिए यहाँ प्रोविजन प्रोवाइड करता है। दो जो भी प्रीवियस कन्विक्ट के लिए हमने 106 में पढ़ा था, वहां पे भी 3 साल होता है, और इस सेक्शन में भी इस सेक्शन में भी हमें 3 साल के लिए मिलता है। दोनों में ही हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं, बट दोनों अलग अलग तरह के हैबिचुअल ऑफेंडर, जो ऑफेंसेस जो इंक्लूड है वो अलग अलग तरह के हैं, इतना का डिफरेंस आता है। और वहाँ कोर्ट ऑफ सेशन और जेएमएफसी के कोर्ट से वो कन्विक्ट होना चाहिए, यहाँ ऐसा कुछ कोर्ट मेंशन नहीं है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ऐसा लगना चाहिए कि ये आदमी यहाँ पे मौजूद है जो हैबिचुअल ऑफेंडर हो उन सारे सेक्शंस के अंडर में जिसके अभी हमने बात की। इसके बाद वन वन ट्रिपल वन ऑर्डर टू बी मेड when a magistrate acting under section 107, 108, 109, 110 deems it necessary to require any person to show cause under such section, he shall make an order in writing setting forth the substance for his information received, the amount of the bond to be executed, the term for which it should be enforced, and the man number, character and class of security if required। तो कभी भी किसी मजिस्ट्रेट को अगर 107, 108, 109 और 110 के सेक्शन के अंडर में लगता है कि इस आदमी को शो कॉज नोटिस देने के बाद कि ये इस आदमी को से कोई शो कॉज नोटिस देना जरूरी है, तो वहां पर ये जो ऑर्डर होगा वो राइटिंग में होना चाहिए, लिखित आदेश होना चाहिए। इसके बाद उसमें ये भी प्रोवाइड करेगा कि किस तरह की इंफॉर्मेशन मिली थी जिसके बेस पे ये ऑर्डर इशू किया गया है, और उस ऑर्डर में मेंशन होगा कितने अमाउंट का बॉन्ड एग्जीक्यूट करना है, किस तरह कब से कब तक ये बॉन्ड इन फोर्स रहेगा, उसके अंडर में अगर श्योरिटीज का प्रोविजन है तो कितने श्योरिटी चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, और वो जो श्योरिटीज है उनका क्या कैरेक्टर और क्लास होगा, किस तरह के लोग होने चाहिए, वो उसमें स्पेसिफाई होंगे। ये सारी चीजें इन ऑर्डर मजिस्ट्रेट इशू करेंगे। 112 प्रोसीजर इन रेस्पेक्ट ऑफ पर्सन प्रेजेंट इन कोर्ट। अगर कभी भी ऐसा होता है कि द पर्सन इन रिस्पेक्ट टू हुम सच ऑर्डर इज मेड इज प्रेजेंट इन द कोर्ट, वो कोर्ट में मौजूद है इस वक्त, इट शैल बी रीड ओवर टू हिम, उसको पढ़ के सुनाया जाएगा, एंड इफ ही सो डिजायर्स द सब्सटेंस देयरऑफ शैल बी एक्सप्लेन टू हिम। और इसके अलावा अगर उस ऐसा कोर्ट को जरूरी लगता है तो फिर उसको एक्सप्लेन किया जाएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जिस आदमी को कोर्ट की लैंग्वेज में जब बात किया जा रहा हो वो उसको वो लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही हो, या वो कानून की बहुत सारी चीजें नहीं जानता हो, तो उस केस में उसको एक्सप्लेन करना जरूरी है कि उसको ये सजा जो दी जा रही है, या उसको एक सजा नहीं कर सकते इसको, इसके एक प्रोविजन जो ये बनाया गया है उसको सिक्योरिटी उससे क्यों मांगी जा रही है, उसने ऐसा क्या किया था, क्या इन्फॉर्मेशन मिली थी, किस ग्राउंड के बेस पे ये चीज की गई है, ये उसको एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। सेक्शन 113 समन और वारंट इन केस ऑफ पर्सन नॉट सो प्रेजेंट। अगर कभी ऐसा होता है कि इफ सच पर्सन इज नॉट प्रेजेंट इन द कोर्ट, द मजिस्ट्रेट शैल इशू अ समन रिक्वायरिंग हिम टू अपीयर, or when such person is in custody, a warrant directing the person officer in whose custody is to bring him to the court। और अगर वो आदमी प्रेजेंट नहीं है कोर्ट में तो उसके खिलाफ एक समन इशू करेगा, किया जाएगा कि वो कोर्ट में आए, और अगर वो पुलिस की कस्टडी में है तो वहां पे एक वारंट इशू किया जाएगा उस ऑफिसर के नाम पे जिसकी कस्टडी में वो आदमी है, कि वो उनको लेकर के कोर्ट में पेश करे। Provided that wherever it appears to such magistrate upon the report of a police officer or upon other information
that there is reason to fear the commission of breach of peace, and that such breach of peace cannot be prevented otherwise than by immediate arrest of such person. The magistrate may at any time issue a warrant for his arrest. लेकिन ये पूरे प्रोसेस में अगर कभी ऐसा लगता है कोर्ट को कि ये सिक्योरिटी उससे लेंगे, उसको बॉन्ड बना के देंगे, उसको उसे शो कॉज करेंगे, ये सब करने में जो टाइम ड्यूरेशन जो है, तब तक ऐसा वो आदमी कर सकता है कि ऑलरेडी समाज में शांति व्यवस्था भंग हो जाए। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए कोर्ट क्या करेगा कि उस आदमी को ऑर्डर कर सकता है कि उसको इमीडिएट अरेस्ट किया जाए, और इसके लिए वो अरेस्ट के लिए वारंट मजिस्ट्रेट इशू कर सकते हैं। 114 कॉपी ऑफ ऑर्डर टू अकम्पनी समन्स और वारंट। ये जो भी एवरी समन और वारंट इशूड अंडर दिस सेक्शन शैल बी accompanied by the copy of the order under section 111 and such copy shall be delivered by the officer serving or executing such summon or warrant to the person। जो भी जिसको भी अरेस्ट किया जा रहा है उसको जब भी ये ऑर्डर दिया जाएगा वारंट का या समन का, साथ में वो ऑर्डर भी दिया जाएगा जहां पर कि ये शो कॉज नोटिस इशू किया गया था, ताकि उसको पता चले कि क्या ग्राउंड है, किसके चीज के बिहाफ पे उसको ये समन या वारंट दिया गया है। 115 पावर टू डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस। ये बोलता है द मजिस्ट्रेट में as if he sees sufficient cause dispense with the personal attendance of any person called upon to show cause why he should not be ordered to execute a bond for keeping peace or for good behavior and may permit him to appear by a pleader। और कोर्ट को अगर कभी ऐसा लगता है, मजिस्ट्रेट को ऐसा कभी अगर लगता है कि उसके पास सफिशिएंट कॉज है ये बिलीव करने का कि जिसको भी ऑर्डर दिया गया है, जिसको भी वारंट इशू किया गया है, जिसको शो कॉज नोटिस इशू किया गया है, उसको पर्सनल अटेंडेंस उसकी जरूरी नहीं है, उसका जो प्लीडर है वो ही उसको रिप्रेजेंट कर सकता है। जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन उस आदमी को कोर्ट में होना अगर जरूरी नहीं है। कोर्ट को अगर ऐसा लगता है तो उस केस में उसके पर्सनल अटेंडेंस उसको डिस्पेंस किया जा सकता है, यानी उस आदमी को हर रोज कोर्ट आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका वकील जो है वो उस मैटर को आगे डील कर सकते हैं। इस वीडियो में हम यहीं रुकते हैं सेक्शन 115 तक। अगले वीडियो में हम सेक्शन 116 से करेंगे। थैंक यू वेरी मच।